बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अख्तर ज़िया साहब का कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकूँ। सर थैंक यू वेरी मच। तमाम हाज़रीन से मैं एक गुजारिश करूँगा कि बच्चे जिन्होंने सारा साल अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस शो की और आज स्टेज पर आपने इनकी को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंसेस भी देखी, जिसमें इन्होंने अपनी वाबस्तगी शो की मुल्क के साथ, मज़हब के साथ, वालिदैन के साथ, असातिज़ा कराम के साथ। इन बच्चों के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और चाहूँगा कि इन बच्चों के असातिज़ा कराम जिन्होंने इनकी ये तैयारी करवाई, उनके लिए इससे भी ज़्यादा भरपूर तालियां होनी चाहिए। इनफैक्ट जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में इंतहा दर्जे की जो खूबसूरत बात होती है वो राब्ता होती है। और अल्लाह ताला की मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं कि अल्लाह ताला ने एक छोटी छोटी बात को भी कुरान पाक के अंदर बड़ी खूबसूरती से बयान किया होगा। सूरह आले इमरान की आखिरी आयत नंबर 200 से बात का आगाज़ करना चाहूँगा, जिसमें अल्लाह ताला मुखातिब हैं ईमान वालों के साथ। याद रखिएगा, ईमान वालों के साथ मुखातिब हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, सब्र करो, सब्र पे कायम रहो, डटे रहो और राब्ते में रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का शऊर इख्तियार करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। एक और आयत का हवाला देकर बात का आगाज करूंगा। वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, वालिमन खाफा मकाम रब्बिही, अल्लाह के आगे खड़ा होने का जो खौफ रखते हैं, जन्नतान। और एक सपोर्ट के तौर पे दुआया आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 201 में है, जो हम बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। बात है कि हम इंसान बंधे हुए हैं कुछ रिलेशनशिप में। ये दुनिया, इंसानों की दुनिया में मुख्तलिफ रिलेशनशिप है जिसमें हम बंधे हुए हैं। उस रिलेशनशिप को निभाना दरअसल तकाजा है हमारी जिंदगी का। और अगर हम उस रिलेशनशिप को निभाने के हवाले से वलिमन खाफा मकामा को पकड़ लेते हैं तो मिलती हैं दो जन्नतें। और उस रिलेशनशिप को निभाते हुए हमें पहचानना होगा
कि हमारा रिलेशनशिप किस किस के साथ है। एक छोटी सी डायग्राम आपके जहन में तस्वीर कशी करने की कोशिश करता हूँ। अगर तो कागज पेंसिल हो तो लिखते जाइएगा, उसको ड्रॉ करते जाइएगा, नहीं हो तो जहन में उसकी ड्राइंग कर लीजिएगा। बड़ी आसान ड्राइंग है। दरमियान में अपने आप को रखिए, अपने से ऊपर अपने वालिदैन को रखिए, अपने से नीचे अपनी औलाद को रखिए। एक वर्टिकल लाइन बन जाती है। एक तो ये रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप है अपने आप को जो आपने दरमियान में रखा है, उसके राइट और लेफ्ट पे आप लाइन ड्रॉ कीजिए। राइट साइड पे अपने बहन भाइयों को ले आइए और लेफ्ट साइड पर अपने मामू, चचा, खाला, फुफ्फो, नानी, दादा, जो वालिदैन की वजह से रिश्तेदार बनते हैं, वो आपके इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाते हैं। आपके बहन भाई भी वालिदैन की वजह से रिश्तेदार बनते हैं, क्या सुनो? आपके बहन भाई भी आपके वालिदैन की वजह से रिश्तेदार बनते हैं, और आपके बाकी रिश्तेदार भी जो हैं आपके वालिदैन की मुनासबत से जो रिश्तेदार बनते हैं, उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर ले आइए। बाकी के जो रिश्ते बनते हैं उनको दायरा की शक्ल में आप अगर देखें तो उसमें कुछ हमारे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आते हैं, एल्डरली, जिनको हम पीर का लेवल देते हैं। कुछ हमारे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आते हैं अदरवाइज, जो हमारे पीयर या हमारे दोस्त अहबाब कहलाते हैं। फिर कुछ रिलेशनशिप आते हैं हमारे अदर देन दिस पर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें हमसाया भी आ जाता है, दोस्त दूसरे भी आ जाते हैं। और कुछ रिलेशनशिप आते हैं हमारे पास प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जिनसे हमारी प्रोफेशनल डीलिंग्स होती हैं, वो आ जाते हैं। तो अब यूँ आपके तमाम के तमाम रिश्तेदार इस डायग्राम में आ गए। बात क्यों है, मैं इसमें तमाम रिलेशनशिप की तो आज बात नहीं कर सकूंगा, वक्त बहुत ज़्यादा दरकार होगा उसमें। मैं बात करूंगा वर्टिकल रिलेशनशिप की। वर्टिकल रिलेशनशिप जिसमें ऊपर माँ बाप हैं, दरमियान में आप हैं और नीचे आपकी औलाद है। इसमें कुरान पाक से दोबारा हदायत लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि कुरान पाक हमें हदायत देता है आपसे ऊपर का जो रिलेशन है उसका ख्याल रखने का। यानी कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, उनको उफ तक न कहो, उनके लिए बेहतरीन मामलात करो। लेकिन आपसे नीचे जो रिलेशनशिप है औलाद का, बाय द वे कुरान पाक उसको कहता है कि फितना है। एम आई राइट? कुरान पाक उसको कहता है ये फितना है। लेकिन इंक्लिनेशन अपनी देखिए, हमारी इंक्लिनेशन जो है टुवर्ड्स औलाद ही ज़्यादा होती है, भले उसके बारे में फितना ही क्यों ना कहा गया हो। क्या मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ जी? तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने से ऊपर के रिलेशनशिप को देखने के लिए हमें कुछ ना कुछ सबक आमोज बातें चाहिए होती हैं, कोई ना कोई डायरेक्शन, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। आज की ये जो तकरीब है, इस तकरीब में 4 रिश्तेदार बैठे हुए हैं। आज की इस तकरीब की मुनासबत से मैं उन 4 रिश्तेदारों को एड्रेस करना चाहता हूँ। ये वो रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप को मैं ख़ास तौर पर एड्रेस करता हूँ, और ये लिखे हुए इस मिसरे के मुनासबत से एड्रेस करता हूँ कि जहाने ताज़ा की अफ्कारे ताज़ा से है नमूद। वो जो जहाने ताज़ा है, जो फ्यूचर पाकिस्तान है, जिसको इस फ्यूचर पोटेंशियल ने, इन बच्चों ने मजबूत करना है, ये उससे मुतल्लिक 4 रिश्तेदार इस वक्त इस तकरीब में बैठे हुए हैं, जिनमें नंबर 1 वो बच्चे खुद जो स्टूडेंट हैं, नंबर 2 वो वालिदैन जो उन बच्चों के स्टूडेंट्स के वालिदैन हैं, नंबर 3 उनके असातिज़ा कराम, टीचर्स,
और नंबर 4 जो मैनेजमेंट यहाँ पर बैठी हुई है अख्तर साहब, मैं अगर मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बेटा द स्टूडेंट्स ऑफ स्मार्ट स्कूल, जरा हाथ खड़ा कीजिए अगर आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी तरफ देख के कुछ बातें करना चाहूंगा। जो मेरे स्मार्ट स्कूल के बच्चे हैं और जो स्मार्ट स्कूल की टीचर्स हैं, स्मार्ट टीचर्स यहाँ पर बैठी हुई हैं, स्मार्ट टीचर्स, ओके, स्मार्ट पेरेंट्स एंड स्मार्ट मैनेजमेंट। जब मैं बात करता हूं ना, जहाने ताजा की अफकारे ताजा से है नमूद, तो इसका मतलब है कि हमें अपने आप को एक्सीलेंस लेवल तक पहुंचाना है। जब मैं बात करता हूं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो तुफ्लिहून जो है वो एक्सीलेंस लेवल तक पहुंचाना है। जब मैं बात करता हूं ना, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, तो वो खाफा मकाम जो है ना वो एक्सीलेंस लेवल की वजह से है कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं एक्सीलेंस लेवल तक ना पहुंच सका तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे फरहान को, तो एक्सीलेंस लेवल तक नहीं पहुंचा, कैसा है कोई इंसान। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, एक्सीलेंट कर दे मेरी दुनिया को, व फिल आखिरत हसना, एक्सीलेंट कर दे मेरी आखिरत को, व किना अज़ाबन नार, मुझे कोई अजाब ना देना आग का। तो वो एक्सीलेंस लेवल जब मैं बात करता हूँ तो इन 4 रिश्तेदारों के बारे में बात करता हूँ कि चारों रिश्तेदार किस तरह से एक्सीलेंस लेवल तक पहुँचते हैं। ये गुजारिश करनी है आज मैंने आपसे। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू असल में ये एक्सीलेंस लेवल को अटेन करना है कि कैसे एक्सीलेंस लेवल अटेन होता है। हमारे पास एक्सीलेंस लेवल को अटेन करने के लिए 24 घंटे होते हैं दिन में। मैं पहले बात करूंगा स्मार्ट स्टूडेंट से, बेटा हाथ खड़ा कर दो, मेरी बात आप लोगों से इस वक्त है। There are 24 hours in a day, am I right? कायद-ए-आज़म ने हमें एक पैगाम दिया था, काम काम और काम। एक दिन मैं इसे सोच रहा था तो मेरे ज़हन में आया, कायद-ए-आज़म ने 4 मरतबा क्यों नहीं काम कहा या 2 मरतबा क्यों नहीं काम कहा, काम करो या काम 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 और काम करो। तो ऐसे ही ज़हन में एक बात आ गई, अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं बातें, कि जो दिन है उसमें अगर कायद-ए-आज़म ने 4 मरतबा काम 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 कहा होता और 4 पे डिवाइड कर देते उसको, तो फिर तो 24 घंटे हम काम ही करते रहते। जबकि एक्सीलेंस लेवल लेने के लिए जब मैंने खुद अपने आप को देखा और वाकई कामयाब लोगों को देखा, तो मैंने देखा कि 18 घंटे वो काम करते हैं, 6 घंटे वो आराम करते हैं। तो ये 6 घंटे वही है जो 1/4 पार्ट ऑफ 24 आवर्स है बेटा, कि 24 आवर्स को आप 4 में डिवाइड कर लें, 6 घंटे आप आराम करें और 18 घंटे आप काम करें, मीन्स अपने आप को मसरूफ रखें। ये 18 घंटे, इट डजंट मीन कि आप किताब लेकर बैठे हुए हैं, ये 18 घंटे कि यू आर स्पेंडिंग एन एक्टिव लाइफ टू रीच द लेवल ऑफ एक्सीलेंस। जब ये मैथमेटिक्स सामने आया तो पेरेंट्स के लिए भी मैंने सोचा कि पेरेंट्स लेवल ऑफ एक्सीलेंस के लिए कितने घंटे क्या काम करें। पेरेंट्स के लिए वही 24 घंटे का दिन, मैं इस वक्त पेरेंट्स से मुखातिब हूँ जी, बच्चों के वालिदैन से मुखातिब हूँ, वही 24 घंटे जब वो डिवाइड करें तो 3 पर डिवाइड करें, जवाब क्या आता है? 8। 24 को 3 पर तकसीम करने से जवाब आता है 8। पेरेंट्स को कम से कम अगर एक्सीलेंट लेवल का पेरेंट बनना चाहते हैं, अगेन तुफ्लिहून तक पहुंचना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को 8 घंटे अपनी औलाद को अपनी तवज्जो का मरकज बनाना होगा। 8 घंटे बच्चे को सुला दें या आराम कराएं, 8 घंटे बच्चे को स्कूल
के 8 घंटे हैं, उसके तकरीबन 8 घंटे लग जाते हैं स्कूल आना, स्कूल में वक्त गुजारना, स्कूल से जाना, और 8 घंटे अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाएं, तब वो एक्सीलेंस लेवल अटेन करते हैं, तब वो तुफ्लिहून तक पहुँचते हैं, तब वो जन्नतान वाली बात आती है, तब वो दुनिया और आखिरत हसना बनती है। बात आ जाती है स्मार्ट टीचर्स पे। स्मार्ट टीचर्स, आई एम विद यू नाउ। स्मार्ट टीचर्स, बात आ जाती है स्मार्ट टीचर्स पे। यही मैथमेटिक्स थोड़ा सा मजीद अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह कोई ऐसी बात ज़हन में डाल दे जब मैं करूं तो दूसरों के दिलों में उतर जाए बात। शायद मैं आज कोई एक भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो नई होगी, लेकिन बात जब आपके सबकॉन्शियस से निकाल कर आपके दिल में लाई जाती है तो असर रखती है। तो स्मार्ट टीचर्स के लिए जो मैथमेटिक्स आया कि 24 घंटे को 2 पे डिवाइड करें। आप 24 घंटे को 2 पे डिवाइड करें, जवाब क्या आता है? 12। 12 घंटे आपके प्रोफेशन के, 12 घंटे आपकी जात के। सिर्फ 6 घंटे स्कूल को देने से ना समझ लें कि एक्सीलेंस लेवल अटेन हो जाएगा। आई एम सॉरी कि 6 घंटे स्कूल में जाकर पढ़ा दिया, आई एम एन एक्सीलेंट टीचर। नो, यू कैन नॉट अटेन द लेवल ऑफ एक्सीलेंस अगर आप 6 घंटे सिर्फ काम करते हैं। आपको अगर लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक पहुंचना है एज ए टीचर, तो 12 घंटे एज ए टीचर आपको काम करना होगा। घर जाके सोचिए कि कल मैंने जाकर क्या पढ़ाना है। घर जाके वो चीजें प्रिपेयर कीजिए कि कल जाके आपने क्या स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है। एज ए टीचर यू हैव टू स्पेंड 12 आवर्स टू अटेन द लेवल ऑफ एक्सीलेंस। अब रह जाती थी बात मैनेजमेंट की। मैंने कहा या अल्लाह, अब अख्तर ज़िया साहब के लिए भी तो मैथमेटिक्स मेरे दिल में डाल दीजिए। तो जो मैथमेटिक्स है वो बड़ा दिलचस्प मैथमेटिक्स आया। स्टूडेंट को किससे डिवाइड करवाया? 24 घंटे को 4 से, पेरेंट्स को डिवाइड करवाया 3 से, टीचर्स को डिवाइड कराया 2 से, तो फिर अख्तर ज़िया साहब के 24 घंटे को 1 से डिवाइड करना बनता है कि 24 घंटे दिमागी तौर पर जागे रहें और सोचते रहें कि मैंने कैसे स्मार्ट स्कूल को आगे लेकर चलूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी भी आपको प्रोग्रेस नजर आती है, ये वाकई 24 घंटे मैनेजमेंट जागी रहती है, तवज्जो का मरकज बनाती है, तो ये चीज़ इस तरह से बनती है। यहां पर नहीं रुका, मैंने कहा या अल्लाह कोई और बात की ज़हन में डाल दीजिए जिससे मैं अपने स्टूडेंट्स को कह सकूं कि अब उस 12 घंटे में आपने 18 घंटे में करना क्या है, जिससे मैं अपने पेरेंट्स को कह सकूं कि आपने उस 8 घंटे में करना क्या है, जिससे मैं अपनी स्मार्ट टीचर्स को कुछ कह सकूं कि आपने उस 12 घंटे में करना क्या है, और जिससे मैं अख्तर ज़िया साहब के साथ बड़े एहतराम के साथ अपनी बात पेश कर सकूं कि सर ये है वो एक मैनेजमेंट जिसको करना होता है, जो कि वाकई अख्तर ज़िया साहब कर भी रहे हैं। बाय द वे यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कर दूँ, अख्तर ज़िया साहब को मैं अपने उस्ताद के तौर पर लेता हूँ, एंड इट इज फैक्ट, बड़े एहतराम के साथ। जब वो बात अल्लाह ताला से पूछी तो जो लफ्ज़ एक्सीलेंस था वो शुरू हो रहा था अल्फाबेट ई के साथ। तो ज़हन में आया कि स्टूडेंट्स के लिए, अगेन माय डियर स्मार्टियंस, आई एम विद यू डियर स्मार्टियंस। थक गए हो? अगर नहीं थके तो जरा खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। खड़े हो गए मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स। सजा के तौर पे नहीं कह रहा, ऐसे आपकी शक्लें देखने के लिए कह रहा हूँ। आपसे मैंने थोड़ी सी एक बात करनी है। स्मार्ट स्टूडेंट्स, चलो बेटे आपसे मैं अब एक बात करने जा रहा हूँ, बैठ जाओ। आपको उन 18 घंटों में क्या करना है? सबसे पहले मैं लफ्ज़ बोलने जा रहा हूँ एफर्ट। एफर्ट किस लेटर से शुरू होता है? ई। ई फॉर, अब ई से एलिफेंट नहीं है, ई से एग नहीं है, बल्कि ई से क्या है?
सबसे पहले ई से एक्सीलेंस। ई से एक्सीलेंस कैसे आपको हासिल होगा? जब ई से एफर्ट करोगे। करते हो एफर्ट? कोशिश करते हो, मेहनत करते हो? होता ये है कि मेहनत करने से थक जाते हैं। Am I right? मेहनत करने से थक जाते हैं। जब थकते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए होती है। मुझे भी एनर्जी थोड़ी सी चाहिए, फिलहाल पानी से एनर्जी ले रहा हूं। आप किससे एनर्जी लेते हैं? दूध पीते हो? बादाम खाते हो? खाना वक्त पे खाते हो कि रोइयां करते हो खाना खाते वक्त? क्यों बेटे? एनर्जी चाहिए ना। अगर आप एफर्ट करते करते थक जाओगे, ई से एनर्जी नहीं होगी, तो आप ई से एक्सीलेंट लेवल तक नहीं पहुंच सकोगे। Am I right? तो एक्सीलेंस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको ई से एफर्ट करनी है, ई से एनर्जी लेनी है। एक ई और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 ई बात करूंगा मैं। वो तीसरा ई है एंथुसियाज्म, जज्बा। बाबा कौम हमें जो काम काम और काम कहकर गए हैं, वो बगैर जज्बे के नहीं हासिल होगा। हम अपने जहाने ताज़ा को बगैर जज्बे से नहीं हासिल कर सकते। हम फ्यूचर पाकिस्तान की मजबूती बगैर जज्बे से नहीं ले सकते बेटे। तो याद रखिएगा, कहीं पर लिख लो, ई फॉर एक्सीलेंस फॉर द स्टूडेंट्स कैन बी अटेन्ड बाय ई फॉर एफर्ट, ई फॉर एनर्जी एंड ई फॉर एंथुसियाज्म। याद रहेगा बेटे? गुड। अगली बात आती है पेरेंट्स पर। इंतहाई मोहब्बत का रिश्ता, ऐसा रिश्ता वर्टिकली जो रिश्ते हैं ना, इनका कोई नेमोल बदल नहीं है। बड़े जज्बाती रिश्ते हैं। ऊपर माँ बाप, नीचे औलाद, दरमियान में आप खुद। ये पेरेंट्स के लिए जब सोचा कि अच्छा वो 8 घंटे जो उन्होंने औलाद को देने हैं, उस 8 घंटे में करें क्या कि वो एक्सीलेंस लेवल को अटेन कर लें, तो जहन में आया कि पहला काम तो उन्हें करना है इन्वायरमेंट। ई से इन्वायरमेंट, माहौल देना बच्चे को। कोशिश कीजिएगा 3 ई मैंने सिर्फ बोलने, याद कर लीजिएगा। ई से इन्वायरमेंट, आपको बच्चे को एक माहौल देना है। वो माहौल जो साफ सुथरा हो। मैं वालिदैन से मुतवज्जो हूं इस वक्त। वो माहौल जो पढ़ाई के लिए बेहतरीन हो। वो माहौल जिसमें डिसिप्लिन हो। वो माहौल जिसमें बच्चा एंगेज रह सके। फिर मैं कहता हूं वो माहौल जिस माहौल में आप बच्चे को कुरान सिखा सकें डायरेक्टली। मैं कहता हूं वो माहौल जिस माहौल की मौजूदगी में बच्चे को ट्यूशन पे ना जाना पड़े। मैं दोबारा ये लफ्ज़ बोलूंगा, वो माहौल जिस माहौल की मौजूदगी में बच्चे को ट्यूशन ना जाना पड़े। मैं तीसरी मरतबा ये बात बोलूंगा, वो माहौल जिस माहौल की मौजूदगी में बच्चे को ट्यूशन ना जाना पड़े। इसी ट्यूशन की बात को मैं थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाता हूँ आपकी तवज्जो के साथ। बहुत सी माएँ आज भी मुझे नजर आती हैं जो अपने बच्चे को सिर्फ घर में माहौल देती हैं और ट्यूशन पे नहीं जाने देती। मैं बात करता हूँ अपनी माँ या अपनी माँ की उम्र की जैसी माँओं की। मेरा इंटरेक्शन कुछ ऐसी माँओं के साथ हुआ। तवज्जो माँओं की तरफ है इस वक्त। मैंने पूछा, माँ जी, मेरे दोस्त की माँ जी ਤੁਹਾਡਾ पुत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट किवें बन गया? तुसीं ते आप पढ़े लिखे नहीं, ना ही इन्हां दा वाले साहब पढ़े लिखे, ए बच्चा किवें चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया? ते दूजा बच्चा ਤੁਹਾਡਾ डॉक्टर बन गया, ते तीजा बच्चा ਤੁਹਾਡਾ वकील बन गया। ए की राज की गल है? उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे, सुनिएगा गौर से। उन्होंने कहा, पुत्र
मैं अपने बच्चियां नूं घरों बाहर नहीं सा जान देंदी। एक गांव की खातून है, कहती मैं अपने बच्चों को घरों बाहर नहीं सा जान देंदी। जब उन्होंने ये बात की तो मुझे अपनी अम्मी याद आई, जिन्होंने मेरी तरबियत की। मुझे भी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। एक अरसा तक घर से, एक गली होती है ना, एक गली के बाद मेन सड़क होती है, एक अरसा तक उस सड़क पर जाते हुए मैं डरता था। बड़ा हो चुका हुआ था लेकिन डरता था कि उस सड़क पे नहीं जाना मुझे, इंडिपेंडेंटली, अकेला। एक घर का माहौल दिया। यहां पर एक और छोटी सी बात करता हूं। माएँ बाज़ औक़ात ये कहती हैं कि बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि बच्चे को अपनी तवज्जो का मरकज बनाएं और ट्यूशन पे ना भेजें, लेकिन घर के काम कौन करेगा? आपके साथ हूं, लेकिन घर के काम कौन करेगा? ऐसी बात होती है। अच्छा, वहां पर एक छोटा सा फार्मूला पेश करता हूं, देख लीजिएगा अगर ये काम कर सकता हो कि आप ट्यूशन के लिए पैसे खर्च करते हैं कि मुफ्त पढ़ाते हैं? पैसे खर्च करते हैं। वो पैसे जो आप ट्यूशन के लिए खर्च करते हैं, उन पैसों की घर में मुलाजिमा रख लें, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सफाइयां करने के लिए। फिर भी आपके पैसे बच जाएंगे और बच्चा भी आपकी तवज्जो का मरकज रहेगा। ट्राई कीजिएगा। मैं ट्यूशन के क्यों मुखालिफ हूं, या कोई भी अच्छा स्कूल सिस्टम क्यों ट्यूशन के मुखालिफ होता है? बड़े एहतराम के साथ अपनी उन टीचर्स के जो शायद ट्यूशन का काम भी करती हों, मेरा खुद अपना आगाज टीचिंग का आज से 24 साल पहले ट्यूशन के तौर पर हुआ था। ट्यूशन पढ़ाना शुरू की थी, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में जाकर पढ़ाता था, या जब मैं कॉलेज में क्लासरूम में जाकर पढ़ाता था, या जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा होता था, तो ये फरहान जो ट्यूशन पढ़ाता था और जो फरहान यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर पढ़ाता था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। ट्यूशन वाला फरहान जो होता था वो सिर्फ टू द पॉइंट एक सवाल को याद करवा दिया, लो बेटे ये कर लेना। जो यूनिवर्सिटी वाला फरहान होता था वो पूरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करता था, ग्रूमिंग करता था बच्चे की। बच्चे को जो है वो इस तरीके से आगे लेकर चलता था कि बच्चे को दुनिया बताई जाए क्या है, तालीम बताई जाए क्या है, किस तरह से तुम्हें इसमें इज्जत मिलेगी इस तालीम से। ये फ़र्क था ट्यूशन वाले फरहान में और क्लासरूम वाले फरहान में एज ए टीचर। मैं बात कर रहा था कि आपको 3 ई मैंने बताने हैं टू बिकम एक्सीलेंट लेवल ऑफ पेरेंट। पहला ई मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। दूसरा ई फॉर आई, नजर, आंख। कहते हैं खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की नजर से। अगर पेरेंट अपने बच्चे पे आंख नहीं रखेंगे तो याद रखिएगा फिर कोई दूसरा आपके बच्चे पे आंख रखेगा, वो बड़ी खतरनाक होगी। रिपीट कर रहा हूं इस बात को। अगर आप खुद अपने बच्चे पे आंख नहीं रखेंगे तो फिर कोई दूसरे की आंख होगी, और दूसरे की आंख बड़ी गंदी होती है। अपनी आंख का मरकज बनाइए, तवज्जो का मरकज बनाइए अपने बच्चे को। अपनी नजर से देखिए। आप देखिए कि आपके बच्चे के सोने और जागने के क्या औकात हैं। आप देखिए कि आपका बच्चा किस तरह की कुतुब को पढ़ रहा है। आप देखिए कि आपके बच्चे के दोस्त कैसे हैं। आप देखिए कि आपका बच्चा किससे टेलीफोन पे बात कर रहा है। आप देखिए कि आपका बच्चा कंप्यूटर पे क्या प्रोग्राम्स देख रहा है। आंख रखिए। हम अमूमन आजकल एक फैशन हो गया हुआ है डे स्पेंड करना चाहिए दोस्तों के साथ। ऐसा बच्चे कहते हैं कि मामा हमने फलाने दोस्त की तरफ डे स्पेंड करना है, और बात मॉडर्न जगहों पर नाइट स्पेंड करनी है दोस्तों के साथ, और झगड़ा करते हैं। क्या आप कैसे पेरेंट्स हैं? बाकी पेरेंट्स ने तो भेज दिया, आप क्यों नहीं भेजते?
याद रखिएगा। मैं बच्चों के दोस्तों के साथ मिलने के कभी मुखालिफ नहीं हूं। बच्चों को दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने दें, लेकिन आंख रखें, नजर रखें। बच्चा अगर किसी दोस्त के घर जाके वक्त गुजारना चाहता है, जाने दें, लेकिन जिसके घर जा रहा है उसकी माँ के साथ दोस्ती कर लें। माँओं को कह रहा हूँ, उनके बापों के साथ दोस्ती कर लें, बापों को कह रहा हूँ। और जांचिए और परखिए कि मेरा बच्चा जिस घर में जा रहा है उस घर का माहौल, इन्वायरमेंट कैसी है, उस घर के फर्द कितने हैं, उस घर की एक्टिविटीज क्या हैं, उस घर का जरिया मुआश क्या है। आंख रखिए इसके ऊपर, फिर बच्चे को भेजिए। फिर आप देखिए, यहां पर मैं एक छोटी सी बात और करता हूं। पेरेंटिंग जो है ना, पेरेंटिंग दो तरह की होती है। अक्सर सब थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। पेरेंटिंग दो तरह की होती है। एक होती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, एक होती है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है, ये वो पेरेंटिंग होती है जिस पेरेंटिंग पर बेस आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर रहे होते हैं। आप उसको धत्कारते नहीं हैं, आप नजर रखते हैं उस पर, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं करते। जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है वो डिक्टेटरशिप टाइप पेरेंटिंग होती है, जिसमें आप अपनी बात को मनवाने के लिए बच्चे को जुदोकोप भी करते हैं। मैं जिस पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहा। इसी बात को आगे लेकर चलूंगा तीसरे ई की तरफ। बड़ा खूबसूरत है ये तीसरा ई। तीसरा ई ये है कि अपने बच्चे को एंजॉय करें। ई फॉर एंजॉय। हम अपने बच्चों को बाज़ औक़ात एंजॉय नहीं करते। हम अपने बच्चों से बाज़ औक़ात वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो उनकी एज स्पेसिफिक होती नहीं है। 8 साल के बच्चे से हम तवक्को रखते हैं कि 18 साल की तरह ये जो है बिहेव करेगा। अपने बच्चे से खेलें, अपने बच्चे की सुने, उसको कहानी सुनाएं, उससे उसकी कहानियां सुने। उसने सारा दिन स्कूल में क्या किया वो उससे सुने, पूछे बेटे क्या किया स्कूल में। वो बड़े मजे ले लेके बताएगा या बताएगी। उन्हीं मजों को एंजॉय करें आप। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे की बाज़ औक़ात गलती को भी एंजॉय करते हैं। उसकी गलती को एंजॉय करने के बाद कहते हैं बेटे ये गलती ना करते तो देखो कितना सही होता। बजाय इसके गलती को बच्चे को 2 चांटे से सीध करें और कहे कि आइंदा गलती नहीं करनी। बच्चे को गलती करने पे एंजॉय करें और फिर कहें बेटे देखो आइंदा तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि होना चाहिए। सपोजली उससे कोई उसकी बेएहतियाती की वजह से घर का बर्तन टूट गया, क्या करेंगे? उसको एंजॉय करें। मेरे एक दोस्त ने बड़ी प्यारी बात की। हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, उसकी बेटी शायद 1 साल की। अब 1 साल की बच्ची बमुश्किल बैठती है टेबल पे। वो बैठी हुई थी, इम्बैलेंस हुई या उसने को हाथ ऐसे किया, ग्लास नीचे गिरा, टूट गया। माँ ने कहा ओह ये क्या हुआ? बाप ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ने बच्ची दी है तो ग्लास टूटा है ना। अगर अल्लाह ने बच्ची ना दी होती तो ग्लास टूटता। एंजॉय करें, अपने बच्चों की हरकतों को एंजॉय करें। ये जो हरकतें हैं ना, बच्चा जो ऐसे ऐसे करके चल रहे होते हैं, खुदक खुदक के ऐसे ऐसे करके, उनको मना ना करें। बच्चियां पोनी टेल ऐसे ऐसे करके बाजार में चलती है माँ के साथ, उनको डांटे ना, एंजॉय करें। ये बच्ची नहीं पोनी टेल तो ऐसे ऐसे करके चलना है। आपने या आपकी बराबर की उम्र वाली बच्चियों, औरतों ने, ख्वातीन ने नहीं चलना बाजार में ऐसे ऐसे करके। कि उनकी एज है, उसको आप भी इंजॉय करें, उसको भी इंजॉय कर लेना। तो 3 ई मैंने गुजारिश की है पेरेंट्स के लिए, अगर वो एक्सीलेंस लेवल के पेरेंट बनना चाहते हैं। वालिमन खाफ मकाम तक
उनको खौफ किस चीज़ का हो कि क्या मैं एक्सीलेंट पेरेंट हूँ। कैसे एक्सीलेंट पेरेंट बनेंगे? इन्वायरमेंट दें, नज़र आई आंख रखें, बच्चे को एंजॉय करें, आप एक्सीलेंट लेवल ऑफ पेरेंट बन जाते हैं। मैं टीचर्स की तरफ आता हूँ जी। अब एक्सीलेंट टीचर बनना चाहती हैं आप? 12 घंटे आपने देने हैं, लेकिन 12 घंटों में करने क्या है ये मैं बात करने लगा हूँ। इससे पहले मैंने एक्सीलेंस लेवल स्टूडेंट की बात की, एक्सीलेंस लेवल ऑफ पेरेंटिंग की बात की, अब एक्सीलेंस लेवल ऑफ टीचर्स की बात करने जा रहा हूँ। लिखते जाइएगा, ये याद कर लीजिएगा। और ये भी तीनों बातें ई से शुरू होती हैं। पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या ई के अंदर रख दिया, मेरे दिमाग के अंदर ई की बातें डाली। ई फॉर एक्सीलेंस लेवल ऑफ टीचिंग को अटेन करने के लिए पहला है एफिशिएंट टीचिंग। आपकी कारकर्दगी नजर आनी चाहिए। आप काम कर रही हैं, आप एफिशिएंट टीचिंग कर रही हैं। ये नहीं है, नहीं आपको ऐसी नहीं होंगी, आप स्मार्ट टीचर्स हैं। ये नहीं है कि आप क्लास में तो मौजूद हैं लेकिन आपकी एफिशिएंसी टुवर्ड्स टीचिंग नहीं है, टुवर्ड्स फेसबुक है या व्हाट्सएप है। आई एम सॉरी, आपके लिए नहीं कह रहा, ठीक है? या आपकी तवज्जो का मरकज स्टूडेंट नहीं है, आपकी तवज्जो का मरकज घर का कोई काम है, ठीक है? बाद स्कूलों में ऐसा होता था कि टीचर जो है वो चेयर पे बैठ के स्वेटर बुना करती थी और बच्चे जो है वो किताब खोल के कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, या वो एफिशिएंट टीचिंग नहीं है। तो पहला ई है। दूसरा ई है इफेक्टिव। आपने 6 घंटे पढ़ाया लेकिन बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, इसका मतलब है आपकी एफिशिएंसी में इफेक्टिवनेस नहीं है। टीचिंग में आपको एफिशिएंट होना और इफेक्टिव होना, रिजल्ट निकलना चाहिए। आपकी क्लास का हर बच्चा जो है वो एक्सीलेंट लेवल तक होना चाहिए, कोई बच्चा पुअर ग्रेड में नहीं होना चाहिए। ये है आपकी इफेक्टिव एफिशिएंसी। तीसरा चीज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान में शायद बहुत कम टीचर्स हैं जो कर रहे हैं। और अगर ये काम हमारे स्मार्ट टीचर्स कर लें तो अगेन वही बात है, इसका खौफ रखें कि या अल्लाह मुझसे काम करवा ले तो 2 जन्नतें हैं, ठीक है? और इसका शऊर रखें कि अल्लाह ने आपसे काम लेना है, इसको मैं कहता हूं वत्तकुल्लाह। इसका शऊर रखें, अल्लाह का शऊर रखें, तो फिर तुफ्लिहून है। और यही है वो जो आतिना फिद दुनिया हसना व आतिना फिल आखिरा हसना की बात आती है। एक्सप्लोर करें बच्चे का टैलेंट। आपकी क्लास में जो बच्चा बैठा हुआ है ना, देखें कि क्या आपकी क्लास में हर बच्चे को हर चीज बतानी है या उसमें जो टैलेंट है उसके मुताबिक उसको बात करनी है। कहते हैं मछली को दरख्त पे चढ़ना मत सिखाएं। मछली तैरना जानती है, उसको तैरने के नए नए तरीके बताएं। आप पहचानिए आपकी क्लास में मछली कौन है, उसको तैराकी से मुतल्लक बातें कीजिए। एक्सप्लोर करें टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट। 3 ई। अगेन ये ई क्या है? अफकार ताज़ा हैं। हमें अफकार ताज़ा को अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर आना है। हर दौर की टेक्नोलॉजी होती है। हमारी अफकार ताज़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स साइंसेस हैं, और उनको हमने इन ई के जरिए से एक्सीलेंस लेवल पर परफॉर्म करेंगे तो फिर जन्नत आम है। अख्तर सियासत मैनेजमेंट। अगेन अल्लाह की तरफ रुजू किया, या अल्लाह मुझे बता दीजिए कि अब मैनेजमेंट की एक्सीलेंस लेवल कैसे आती है। और जब ये अल्लाह ताला ने बताया तो मैंने अल्लाह ताला को कहा, या अल्लाह आई लव यू,
इंसान, अल्लाह इंसान से प्यार करता है ना, तो कितने मजे के अल्फाज हैं अगर इंसान अल्लाह को कहे या अल्लाह आई लव यू। ई फॉर एक्सीलेंस मैनेजमेंट अटेन करती है जब ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हो उसके अंदर। 24 घंटे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं उसके अंदर। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के अंदर तमाम एथिकल प्रैक्टिसेस भी आ जाती हैं। कमर्शियल किस लेवल तक होना है वो वाली बातें आ जाती हैं। उस कमर्शियल के होने के साथ सर्विसेज किस तरीके से देनी है वो बातें भी आ जाती हैं। पूरी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का हामिल। दूसरा ई आता है एक्सपोजर का होना। जैसे माशाल्लाह से अख्तर ज़िया साहब का एक्सपोजर है कि टर्की के लेवल पर पीएचडी स्कॉलर्स के साथ जाके बातचीत करना, इकबाल को अच्छी तरह समझना, कायद को अच्छी तरह समझना, कुतुब के ऊपर ग्रिप होना, अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप होना और एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरह से समझना, ये वो एक्सपोजर है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका एक्सपोजर हो आपको। और स्पेशली स्कूलिंग के अंदर मैनेजमेंट को जो तीसरा ई करने का होता है वो होता है इवेंटफुल होना। आपकी एक्टिविटीज अगर इवेंट्स से खाली हैं, इवेंटफुल नहीं है, तो फिर स्कूल के अंदर वो जान नहीं आती। तो तब जाके एक्सीलेंस लेवल अटेन होता है। नीलामगढ़ में आज से 30 साल पहले एक अनपढ़ बंदा एक बड़ा इनाम लेकर गया था। पूछा तो उसने बताया कि मैं लोहे का काम करता हूं, लोहार हूं। उससे कहा कि अच्छा जी कोई एक मैसेज आप अगर देना चाहें इस कैमरा की वसातत से कौम को तो क्या देंगे। बड़ी प्यारी बात की उसने। तारिक अजीज उस नीलामगढ़ को करते थे और उस लोहार जो अनपढ़ था लेकिन बड़ा इनाम लेकर गया था, अपनी उस शौरी बालिदगी के हवाले से उसने एक बात की, कहंदा पुत्रा बंदे नूं अपने काम च लोहा होना चाहिए। तो अगर आप अपने काम में लोहा हो जाएं, अगर मेरे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में लोहा हो जाएं, अगर मेरे पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग में लोहा हो जाएं, अगर मेरी टीचर्स अपनी टीचिंग में लोहा हो जाएं, अगर मेरे मैनेजमेंट अपनी मैनेजमेंट में लोहा हो जाए तो एक्सीलेंस आ जाता है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात मैं करूंगा आखिरी बात के तौर पर। कि ऐसा इल्म जिस पे अमल ना हो वो नाकारा, ऐसा अमल जिसमें खुलूस ना हो वो नाकारा, और ऐसा खुलूस जिसमें आजिज़ी ना हो वो नाकारा। तो ये है वो बंदा जब आजिज़ी के साथ खुलूस वाला अमल इल्म को रखते हुए करता है तो अल्लाह ताला फिर उसको जो है वो 2 जन्नतें देता है। फिर उसकी दुनिया भी हासिल हो जाती है, आखिरत भी हासिल हो जाती है। और ये है वो जो कि तुफलिहून के लेवल तक पहुंचता है। मियां मोहम्मद बख्श कहते हैं पढ़ने दा तू मान करीना है जी, पढ़ने दा तू मान करीना ना आखी में पढ़िया, ओ जब्बार का हार कहावे मता रोड छड़े दूर करे। थैंक यू।